नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सबसे बड़ा सवाल में बात करेंगे समान नागरिक संहिता कानून यानी कॉमन सिविल कोड को लेकर। देश में यूसीसी पर जारी बहस के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सीएए, आर्टिकल 370, राम मंदिर और 3 तलाक के बाद अब समान नागरिक संहिता की बारी आ चुकी है। बड़ा ऐलान करते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने पर विचार किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी पूरी तैयारी में है इस कानून को लागू करने के लिए? आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अमित शाह ने जिस तरह से बड़ा ऐलान किया है, क्या लगता है जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगा? देखिए, जब अमित शाह ने कह दिया है तब तो होगा ही, क्योंकि वो जो नहीं कहते हैं वो भी कर देते हैं, तो जो कहते हैं वो तो जरूरी करेंगे। आर्टिकल 370 हटाया गया, किसी से कहा नहीं गया, अचानक से हो गया। ये तो ऐलानिया है, मतलब इसे ऐलान करने की आवश्यकता इसलिए भी पड़ेगी क्योंकि आज जो खबरें अमित शाह के द्वारा मीडिया में छाई हुई है, उससे मौलवी मौलानाओं के बीच तो दहशत। ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनको समझ में नहीं आ रहा हो कि भाई अब आगे क्या किया जाए। कट्टरपंथी मुसलमानों के बीच हड़कंप मचा हुआ है कि ये कौन सा नया बॉम्ब जो है वो सिर पे आने वाला है। उत्तराखंड की सरकार, वहां के चीफ मिनिस्टर, चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा की थी कि चुनाव के बाद फौरन हम यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लाएंगे। उसके लिए कमेटी बनी और वहां पे पूरी रिपोर्ट तैयार की गई, केंद्र सरकार को भेजा गया और द ड्राफ्ट इज सच ए फाइन ड्राफ्ट कि जिसके आधार पे सरकार, खास करके गृह मंत्री ने भोपाल में ये घोषणा की कि हर जगह जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां इसे हम लागू करेंगे। और फौरन कुछ घंटों बाद ही योगी सरकार ने ये फैसला सुना दिया कि हम भी करेंगे। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि क्या राज्य सरकार एक राज्य में इसे लगा सकती है, क्योंकि कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। अखबारों में मैं देख रहा था, वो नीचे वो एक लाइन लिख दे रही कि ये सिर्फ केंद्र सरकार इसको लागू कर सकती है। गलत, गलत। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 हमारे संविधान में वो चिन्हित किया गया है। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स के बराबर है ये। लेकिन इसके ऊपर किसी ने काम किया ही नहीं। बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो चीख चीख के कह रहा है कि आर्टिकल 44 को लागू होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में होना चाहिए। लेकिन किसी ने इस पर ध्यान दिया नहीं। और अब यह आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि एक स्टेट में इसको नहीं लगाया जा सकता। एक जानकारी मैं दे दूं, हिंदुस्तान में एक राज्य है जहां ऑलरेडी उनका अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड काम कर रहा है, गोवा। गोवा में ऑलरेडी वहां पे सारा वो कुछ बदलाव के साथ वो अपने हिसाब से, अपने ट्रेडिशन के मुताबिक वो उन्होंने वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया गया है। और इस पे बहुत बार विवेचना भी हुई है। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा था कि वो एक ऐसा कानून है जिस पे हर राज्य को, हर एक्सपर्ट को उसको ध्यान देना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कानून अलग से हो ये जरूरी भी नहीं है। तो आपके सवाल का जवाब है ये कि भाई जब गोवा में हो सकता है तो उत्तराखंड में, यूपी में, एमपी में, अलग अलग राज्य में भी हो सकता है, क्योंकि वो कोर्ट के अंदर चुनाव, उसमें उस पर सवाल भी खड़ा किया गया। लेकिन आज की तारीख में वो एक अलग कानून, पर्सनल लॉज जो हैं एक समान हो, ये गोवा में एग्जिस्ट कर रहा है और इसे निरस्त नहीं किया गया है।
तो हर राज्य में ये हो सकता है, तो ये दलील जो है इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है, इसके क्या कुछ फायदे हो सकते हैं, और जो लोग सवाल उठा रहे हैं उसके लिए क्या कुछ नुकसान है? देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा जो पहलू है वो है हिपोक्रेसी। संविधान लेकर के जो लोग घूमते हैं शाहीन बाग में, वो विपक्षी पार्टियां जो कहते हैं भाई संविधान को बचाना है, जब से मोदी सरकार आई संविधान जो है वो तहस नहस हो गया है। और जहां उनकी नज़र जो है आर्टिकल 44 पे जाती है तो मोतियाबिंद हो जाता है, उनको दिखाई नहीं पड़ता, अंधे हो जाते हैं ये लोग। उस संविधान का हिस्सा है, उस संविधान का हिस्सा है। क्या कहता है ये कहता है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक, उसके लिए क्रिमिनल और पर्सनल लॉ एक जैसे होनी चाहिए। सही बात है, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे नहीं, मुसलमानों के लिए स्पेशल होना चाहिए और हिंदुओं के लिए स्पेशल नहीं होना चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई बाकी सब लोगों के बदल दो पर्सनल कोड। प्रधानमंत्री 3 दिन पहले एक भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए हिंदू समाज किस तरह से अपने आप को समय के मुताबिक बदलता है। चिता तो लकड़ियों में जलाई जाती है, लेकिन अब बिना कोई सवाल किए हुए, बिना कुछ किए हुए चिता को हम बिजली से जला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं आता। उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इम्प्लिसिट जो उनके भाषण का जो मतलब था कि हिंदुस्तान में अभी भी इस तरह के जमात हैं, इस तरह के समुदाय हैं जो वक्त के साथ अपने आप को बदलना नहीं चाहते, और इसीलिए अगर कोई देश है उसका 20% पॉपुलेशन वो पीछे छूट जाएगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो आपने पूछा, उससे क्या क्या फायदे, क्या क्या चीज़ होना उसमें होगा, वो तो मुसलमानों के फायदे के लिए है। कैसे, इसको भी समझ लीजिए। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जितने भी पर्सनल लॉज हैं, मतलब वो कानून जो आपके जो पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं, वो समान होने चाहिए। एजुकेशन का हो गया, शादी की हो गई, शादी का उम्र क्या होना चाहिए, घर में जो बंटवारा होता है, संपत्ति किसको किस तरह से देनी चाहिए, उसके बारे में, डिवोर्स कैसे होता है, इस तरह की सारी चीज़ें। कुछ एग्जाम्पल, वीडियो लंबा हो जाएगा अगर सारे प्रावधानों को हम डिस्कस, मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि जैसे मुसलमान हैं उनको 4 शादियां अलाउ है, हिंदुओं को 1। क्यों भाई? कानून के हिसाब से तो सब बराबर है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो बराबर होगा, तो बराबर होगा, सब एक ही शादी करेंगे। दूसरा, शादी कैसे होगी, सर्टिफिकेशन का सिस्टम क्या होगा? शादी एक हिंदू और मुसलमान के बीच हो रही है तो उसका क्या व्यवस्था अभी क्या है कि भाई आपको कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। आप किसी मुसलमान से शादी कर सकते हैं, तभी निकाह तभी पढ़ा जा सकता है जब आप कन्वर्ट हो जाएं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। वो 4 कर सकता है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि घर में उनकी बेटियां हैं या नहीं है, उनकी बेटियों के साथ ऐसा हो जाए कि उनका 4 बीवियों को रखे, बड़ा अच्छा लगेगा। हमेशा जो लड़कियां हैं, मुस्लिम बच्चियां जो हैं, जो शादी करके जाती हैं, उनके गर्दन पे तलवार लटकी रहती है। तलवार हटाने का काम सरकार का नहीं होगा। शादी की उम्र क्या हो, शादी की उम्र तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। हिंदू लड़की के लिए अलग, मुस्लिम के लिए कोई है ही नहीं, डेट आप बना ही नहीं सकते भाई। उनका कानून को भाई कुरान में लिखा हुआ है कि ये सब नहीं चलेगा, तो आप लड़कियों को पढ़ने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। तलाक हो जाए, कैसे होगा तलाक? हिंदुस्तान में तो कानून ऐसा है कि 2 पति पत्नी अपने आप
वो तय भी कर लें कि भाई हम डिवोर्स लेंगे, तब भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यहाँ तो व्हाट्सएप पे खत्म कहानी। लड़की को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। भाई लड़का दे सकता है, लड़की क्यों नहीं दे सकती? लड़की क्यों नहीं दे सकती? वहां वो प्रावधान ही नहीं है। हिंदुओं में है, वो कोर्ट में चली जाएगी, बोलेगी हमको तलाक चाहिए, ये ग्राउंड है, वो तलाक मिल जाएगा, उसमें क्या। तो ये तो संविधान का जो बेसिक जो टेनेट्स हैं, बेसिक पिलर है कि कानून की नजर में सब बराबर है। कहां बराबर है? तो उसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर शादी हो गई, फिर उसके बाद आपने 2-3 बच्चे भी कर लिया, आपने तलाक दे दिया। अब हिंदुओं के बीच में तलाक होगा तो जो लड़की बच्चों के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, जो भी होगा, जो कोर्ट से फैसला होगा, तो कोर्ट ये भी तय करता है कि भाई उसको आपको कंपनसेशन देना होगा, उसकी जीविका चले, ये आपका दायित्व होगा। मुसलमानों में ही नहीं। 1985 में साबानो केस आया था, 75 साल की बूढ़ी औरत को तलाक देकर के घर से बाहर निकाल दिया। वो कहां जाए? वो कोर्ट चली गई। कोर्ट ने कहा कि भाई पैसे देने होंगे। बस सारे मौलवी मौलाना खड़े हो गए। 75 साल की बूढ़ी औरत के साथ मुसलमान खड़ा तक नहीं हुआ। कोई मौलवी मौलाना उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। कह दिया कि भाई मर जाओ। बवाल इतना मचा कि सेकुलर सरकार, कांग्रेस पार्टी की, राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलट के पार्लियामेंट से कानून पास कर दिया। ये तो हालत है इस देश में। तो ये जो महिलाएं हैं, जो मुस्लिम बच्चियां हैं, कितनी खौफ की जिंदगी वो जीती हैं, कितनी मनमानी, कितना वो सहन करती हैं। आप नौकरी नहीं कर सकते, हस्बैंड से ये हो गया, बाहर नौकरी करने जाओगी तो मैं तलाक दे दूंगा, डर के मारे वो घर में बैठ जाएगी, पता नहीं तलाक दे दे, 2-2 बच्चे हैं, घर से बाहर निकाल दे, मैं क्या करूंगी। कितना प्रेशर, कितना सब कुछ है। तो किसका फायदा होगा? और 3 बार आपने तलाक दे दिया तो दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मान लीजिए 6 महीने के बाद, साल भर के बाद ये लगा कि भाई गलत फैसला हो गया, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तो हिंदू तो कर लेगा, वापस आ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हुए, बहुत सारे केसेस है, डिवोर्स कर लिया, कोर्ट में लड़ लिया, झगड़ लिया, सब कुछ कर लिया, और 1 साल के बाद जो है दिल में जो है टीस लगी, फिर बोलता है मिल लेते हैं, कॉफी भी मिलते हैं, फिर रोते हैं, बिलखते हैं, गले मिलते हैं, फिर साथ में रहने लग जाते हैं। ये होता है, जीवन है, होना भी चाहिए। लेकिन मुसलमानों में आपको हलाला करना पड़ेगा, यू कांट गो बैक। फिर लड़की को किसी और के साथ शादी करनी होगी, शादी नहीं करनी होगी, शारीरिक संबंध बनाना होगा, फिर उससे तलाक लेनी होगी, तब जाकर के आप दूसरी शादी वापस जो है आप निकाह। किस एज में है हम लोग? कहां है वो? हमें चाहिए आजादी। अरे आजादी तो इन सबसे चीज चाहिए। इस तरह के कानूनों से आजादी चाहिए। लेकिन आप जो हैं, जैसे ये मसला आएगा, और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए एक बहुत बड़ी जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उस वजह से किसी ने आज तक इसके बारे में सोचा नहीं। तो आपने फायदे तो काफी गिनाए, तो इतने फायदे हैं, फिर भी इसका विरोध क्यों हो रहा है? हाँ, विरोध क्यों हो रहा है कि देखिए, जैसे अगर कानून ये खत्म हो जाएगा, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में कहने को एक जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट्स का सिस्टम है, इस्लामिक कोर्ट्स भी चल रहा है इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में, जहां मुसलमानों के सारे मसले सॉल्व होते हैं। उसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन वो चल रहा है पैरेलल। कौन चलाता है? यही मौलवी मौलाना। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो सब कुछ कोर्ट से होगा। ये मौलवी मौलानाओं की दुकान बंद हो जाएगी, और इसीलिए ये विरोध करेंगे, ये कहेंगे इस्लाम खतरे में आ गया भाई।
कुरान खतरे में आ गया और ये तमाम तरह का तमाशा करेंगे। और इसलिए मैं जो एक बात कहता हूं कि ये दिस इज अ टाइम ऑफ अवेकनिंग। मुस्लिम बच्चियों को आगे लेकर के आना होगा, उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ये मौलवी मौलानाओं के चक्कर में ये समाज अंधकार की तरफ जा रहा है। इनके पास कोई मॉडर्न आउटलुक नहीं है। जिंदगी को ये लोग नरक बनाने में रुके हुए हैं। और मैं आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में जो कानून चल रहा है वो इस्लाम के नाम पे माने सब जगह वैसा ही प्रचलित है, नहीं। बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन लोगों ने इन सब चीजों को दे हैव मूव्ड ऑन। और ये चूंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी, फिर हलालाई किसके साथ करेंगे? फिर निकाह पढ़ाने कौन आएगा इनको पूछेगा कौन? हर चीज में फतवा फिर ये कैसे निकालेंगे? हर चीज में ये तमाशा कैसे करेंगे? ये पॉलिटिकल पार्टी से फिर पैसे कैसे खाएंगे? इनकी पूरी दुकान बंद हो जाएगी। और पॉलिटिकल पार्टी जो इनके साथ जो आ रही, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बना हुआ है कि मुसलमानों का वोट कैसे पाना है, उसके लिए लिफाफा भेजो तो समर्थन लो, तो ये करो वो, ये पूरा का पूरा रैकेट ये ध्वस्त हो जाएगा। और एक बात बड़ी अच्छी है कि गृह मंत्री ने कह दिया है, विरोध करते रहना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा तो जरूर। तो ये मोदी सरकार है, उन डिसीजंस को लेने में ज़्यादा तत्पर ये नज़र आते हैं जिन फैसलों को 70 साल से हिंदुस्तान ने नज़रअंदाज कर रखा था, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बीजेपी शासित राज्यों में ही नहीं, पूरे मुल्क में आना चाहिए। और इसकी पहल संसद से होनी चाहिए। अभी सरकार के पास बहुमत है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जो कानूनी पहलू है उसका, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है, तो इसे अविलंब लागू करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। तो समान नागरिक संहिता जिसको लागू करने की पूरी तैयारी में है बीजेपी, सरल शब्दों में समझा जाए तो ये एक ऐसा कानून है जो देश के हर समुदाय पर लागू होता है। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या समुदाय का हो, उसके लिए एक ही कानून होगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश को वन नेशन वन लॉ की कितनी ज्यादा जरूरत है। कमेंट करके जरूर बताएं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।